स्टूडेंट्स, हमने जो है फर्स्ट वीडियो में गैस फेज शुरू किया है और गैसियस स्टेट में हम लास्ट वीडियो में गैस लॉज पढ़ चुके हैं। गैस लॉज में हमने 3 लॉज पढ़े थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और अमिटॉन्स लॉ। आज हम पढ़ रहे हैं इस वीडियो के साथ एवोगैड्रोस लॉ। तो सबसे पहले एवोगैड्रो लॉ क्या है? तो एवोगैड्रो के नियम के अनुसार हम किसी निश्चित ताप और दाब पर, तो अभी यहाँ एक देखने की चीज है कि जो हमने पहले 3 लॉज पढ़े उसमें हम किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट करते थे, या तो ताप को किया या दाब को किया। अब यहाँ पर हम 2 वेरिएबल्स ताप और दाब दोनों को निश्चित करते हुए गैस का आयतन और द्रव्यमान के बीच एक संबंध निकाल रहे हैं। तो गैस का आयतन V उसके द्रव्यमान यानी मास या उसमें उपस्थित गैस के मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। तो गैस का आयतन V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द N। N क्या है? मोलों की संख्या यानी नंबर ऑफ मोल्स। तो V प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देते हैं, तो V बराबर K इंटू N। K एक समानुपाती स्थिरांक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जो किस पर निर्भर करता है? ताप और दाब के मान पर। अब नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या क्लियर ना हो तो N बराबर हो जाता है W अपॉन M। W क्या है? गैस की मात्रा, हमने कितनी ली है, और M उस गैस का अनुभार। ठीक है, तो गैस की मात्रा डिवाइडेड बाय गैस का अनुभार, तो वो आ जाते हैं हमारे मोलों की संख्या या नंबर ऑफ मोल्स, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं गैस के आयतन के। सपोज करते हैं कि ताप और दाब की दोनों समान दिशाएं ले ली हैं, यानी जहां T टेम्परेचर है, P प्रेशर है, 2 गैसें हमने ले ली और दोनों गैसों में A और B हैं। तो गैस A का आयतन VA हो जाएगा K इंटू NA, क्योंकि K किस पे डिपेंड करता है? ताप और दाब पर, और यहाँ ताप और दाब समान है। तो VB बराबर हो जाएगा K इंटू NB। अब VA गैस में Na मोल्स हैं और VB जो है वो NB गैस मोल का आयतन है। अगर हम कहें कि VA बराबर VB है, यानी A और B के गैसों के आयतन बराबर हैं, तो उस स्थिति में Na बराबर NB होना चाहिए। यानी समान ताप और दाब पर अगर गैस के आयतन समान है तो गैस में मोलों की संख्या भी बराबर होती है। ये हमारा एवोगैड्रो का नियम है। तो समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में गैसों के मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या समान होती है। अब देखो, जहां हमने अणुओं की संख्या ली है तो हमें पता करना पड़ेगा कि कितने अणु हैं। तो ठोस द्रव के 1 मोल में और समस्त प्रकार के गैसों के 1 मोल में, यानी ठोसों, द्रवों और गैसों के 1 मोल, कंडीशन क्या रखी है हमने? मानक ताप और दाब पर, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर उपस्थित अणुओं की संख्या समान होती है। ये हमारा एवोगैड्रो का नियम है। अब कितने अणु होते हैं? तो जितने अणुओं की संख्या होती है उसको हमने कहा वो एवोगैड्रो संख्या है, और उस एवोगैड्रो संख्या को हम कैपिटल N से व्यक्त करते हैं। तो N बराबर हो जाता है 6.023 इंटू 10⁻23 अणु प्रति मोल। तो ये क्या है? अणुओं की संख्या है 6.023 इंटू 10⁻23। क्योंकि एवोगैड्रो ने दी थी इसलिए हम इसको एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। एवोगैड्रो नियम को अगर हम लिखना चाहें तो हम दूसरी तरह भी लिख सकते हैं। जैसे अलग अलग गैसें हैं और यदि उनमें अणुओं की संख्या समान हो तो समान ताप और दाब की स्थिति में उन अणुओं के द्वारा
घेरा गया आयतन भी समान होगा। ठीक है, पहले कंडीशन आपने क्या रखी थी कि अगर अणुओं के बीच आयतन समान है तो अणुओं की संख्या समान होगी। अब हम इसको दूसरी तरह भी लिख सकते हैं कि अगर गैसों में अणुओं की संख्या समान है तो आयतन भी समान होगा। किसी गैस के 1 मोल का आयतन उतना ही होगा जितना कि समान ताप और दाब की परिस्थितियों में किसी गैस के 1 मोल का हो। मतलब अगर हमने कोई भी गैस ली है और कोई भी गैस का 1 मोल आयतन लिया है तो वो आयतन फिक्स है। तो एनटीपी यानी मानक ताप और दाब, सामान्य ताप और दाब की परिस्थितियां, सामान्य ताप और दाब की परिस्थितियों में हम क्या लेते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273.15 टेम्परेचर, और एक वायुमंडलीय दाब है, और अगर हम उसको पास्कल में लेते हैं तो 101.325 kPa पास्कल। इस दाब पर 1 मोल गैस का आयतन हम मान के चलते हैं कि 22.4 लीटर होता है, और इतने आयतन में किसी भी गैस में अणुओं की संख्या कितनी होगी, एवोगैड्रो संख्या के बराबर। आजकल हम एनटीपी नहीं लिखते, एसटीपी लिखते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर लिखते हैं, और मानक ताप और दाब की परिस्थितियों में हम 0 डिग्री नहीं लेते क्योंकि 0 डिग्री लेना मुश्किल है। तो अब हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं यानी 298 केल्विन टेम्परेचर हुआ और 10⁵ पास्कल हुआ, और उस वक्त गैस का आयतन 24.789 लीटर होता है, रिवाइज हुआ है, और उस वक्त गैसों में अणुओं की संख्या एवोगैड्रो संख्या के बराबर है। तो ठीक है, अब हम लेते हैं एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर या मानक ताप और दाब की अवस्था में। तो एवोगैड्रो नियमानुसार अगर हम नॉर्मल कंडीशंस लेते हैं तो गैस का जो आयतन है वो 22.4 लीटर होता है, और हम ज्यादातर जब न्यूमेरिकल वैल्यूज काम में लेते हैं तो 22.414 लीटर ही काम में लेते हैं। मोल अथवा ग्राम मोल्स, मोल्स क्या हैं, जैसे नॉर्मली कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि मोल क्या है, मॉलिक्यूलर वेट क्या है, अणुभार क्या है, तो इस तरह की चीजों में हमें मोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल क्या है, मोल किसी भी पदार्थ का भार, द्रव्यमान, ठीक है, ग्राम्स में ले लिया, हमने 5 ग्राम लिया है, 10 ग्राम लिया है, कुछ भी हमने, जैसे सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड का हमने 4 ग्राम लिया है, तो वो 4 ग्राम उस पदार्थ का द्रव्यमान हो गया, वो हो गया W, और उसको हम डिवाइड कर देते हैं उस पदार्थ के अणुभार से, तो सोडियम क्लोराइड के अणुभार से। ठीक है, तो वो जब स्थिति है वो हमारी मिलती है मोल से। तो मोल की अगर परिभाषा देनी है तो एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें अणुओं और परमाणुओं की संख्या उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि C12 कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम यानी 12 ग्राम में कार्बन परमाणुओं की है। ठीक है, तो मतलब 12 ग्राम मतलब कार्बन का अणुभार है। तो किसी भी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें अणुओं और परमाणुओं की संख्या उतनी होनी चाहिए जितनी कि 12 ग्राम कार्बन में उपस्थित है। तो मोल पदार्थ में उपस्थित अणुओं की संख्या हमेशा क्या होती है, एवोगैड्रो संख्या होती है। इसलिए कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं करना है। एक मोल जहां हम लेते हैं उसमें अणुओं की संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 है। अगर हम 2 मोल लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आधा लेंगे तो 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह अणु और परमाणुओं की संख्या हम एवोगैड्रो नंबर से निकालते हैं, जबकि मोल हम पदार्थ के भार और पदार्थ के अणुभार से निकालते हैं। तो ये हमारा एवोगैड्रो का
नियम था। अब हम 5वें नियम पर आ रहे हैं और वो है हमारा ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन या ग्राहम का विसरण का नियम। तो गैसें जो हैं उनकी अपना एक नेचर है और वो नेचर ठोस और द्रव में नहीं पाया जाता। क्या नेचर है कि गैस की एक प्रकृति है कि वह उपलब्ध आयतन में समान रूप से वितरित होने का प्रयास करती है। जैसे अगर कोई गैस है उसको हमने छोटी जगह पे रखा है तो वो उतने में ही रहेगी, कंप्रेस होके रहेगी। फिर हम उसको तेजी से बड़े बर्तन में लेते हैं, बड़े सिलेंडर में भर देंगे तो वो उतना ही स्थान घेर लेगी। तो दो बल्बों को जिनमें अलग अलग गैस भरी है एक नलिका द्वारा जोड़ा जाता है तो कुछ समय बाद दोनों बल्बों में एक ही कंपोजिशन या एक ही संगठन गैस का हो जाता है। गैसों के मिश्रित होने की यानी एक बल्ब से दूसरे बल्ब की ओर जाकर गैसें आपस में मिश्रित हो जाती हैं और ये जो मिक्सिंग होने का नेचर है उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। यदि गैस को हम उच्च दाब पर हाई प्रेशर पर एक बहुत बारीक छिद्र द्वारा गुजारते हैं तो फिर हम इसको इफ्यूजन या निस्सरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा मेन काम विसरण से है कि जब दो अलग अलग गैसों को दो अलग अलग बल्ब में रखा गया और उनको एक नली से जोड़ दिया तो थोड़ी देर बाद दोनों गैसों का दोनों बल्बों में कंपोजिशन एक जैसा हो जाता है और ये हमारा डिफ्यूजन कहलाता है। ग्राम्स ने दिया था डिफ्यूजन का नियम, इसलिए ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ही कहलाता है। और इस नियम के अनुसार निश्चित ताप और दाब पर, यहाँ भी हमने कंडीशंस एवोगैड्रो नियम के अकॉर्डिंग ही रखी हैं, निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण की गतियां उसके घनत्व के वर्गमूल के विक्रमानुपाती होती हैं। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि जो डिफ्यूजन की रेट है, गैसों के विसरण की जो गति है आर, वो उस गैस की डेंसिटी के रूट के, वर्गमूल का मतलब रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1 अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डी। जब हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं तो 1 अपॉन डी नहीं बोलते, हम सिर्फ डी बोलते हैं क्योंकि 1 अपॉन डी मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। अब अगर हम दो अलग अलग गैसें लेते हैं, जैसे हमने R1 और R2 दो गैसें ली और उन दोनों गैसों में अगर हमारे डिफ्यूजन की रेट, विसरण की गतियां R1 R2 हैं, घनत्व D1 और D2 हैं, तो हम लिख सकते हैं कि R1 is directly proportional to 1 upon root D1, R2 is proportional to 1 upon root D2। या सिंप्लीफाई करें तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू रूट ऑफ D2 अपॉन D1। और फार्मूले से भी क्लियर हो रहा है कि जो रेट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट ऑफ डेंसिटी। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा घनत्व होगा, गैस अगर भारी होती जाएगी तो उसकी गति कम होती जाएगी, उसके विसरण की प्रक्रिया धीरे हो जाएगी। अब गैस का घनत्व किस पे डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर वेट पे, अणुभार पे। जितना ज्यादा अणुभार होता है उतना ही ज्यादा गैस का घनत्व होता है। तो गैस का घनत्व उसके अणुभार के समानुपाती है। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, हम रिप्लेस करते हैं डेंसिटी को, तो M2 अपॉन M1। ये हमने इसलिए किया क्योंकि अगर हमें डेंसिटी नहीं दी जाती, अणुभार दिया जाता है, तब भी हम गैस के विसरण की गति निकाल सकते हैं। तो दो रिलेशंस हो गए, R1 अपॉन R2 बराबर रूट ऑफ D2 अपॉन D1 और R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू रूट ऑफ M2 अपॉन M1। तो ये था हमारा ग्राहम्स लॉ।
अब इस ग्राहम्स लॉ का हम एक एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि ये कैसे एप्लीकेबल होता है। तो एक कांच की नली ली है, स्ट्रेट होनी चाहिए और दोनों सिरों पे x और y के बीच की दूरी कितनी है? 200 सेंटीमीटर। x पर हमने HCl गैस है और y पर हमने NH3 गैस को एक साथ रिलीज किया है, छोड़ा है। अब नली में बीच में आकर एक सफेद धूम बनता है NH4Cl का। बिंदु P की सिरे से X की हमें डिस्टेंस निकालनी है, कितना डिफ्यूजन हुआ है। तो HCl के विसरण की गति अपॉन अमोनिया के विसरण की गति बराबर अमोनिया का अणुभार अपॉन HCl का अणुभार। अब हम मानते हैं कि HCl गैस द्वारा तय की गई दूरी x सेंटीमीटर है, तो अमोनिया गैस द्वारा तय की गई दूरी 200 माइनस x हो जाएगी, क्योंकि कुल दूरी कितनी है x और y के बीच 200 है। क्योंकि प्रत्येक गैस द्वारा तय की गई दूरी किस पर डिपेंड करती है? विसरण की गति के समानुपाती है। तो x is directly proportional to the HCl की rate of diffusion या विसरण की गति, और अमोनिया के विसरण की गति क्या हो जाएगी? 200 माइनस x, या x अपॉन 200 माइनस x बराबर HCl के विसरण की गति अपॉन अमोनिया के विसरण की गति। इसकी वैल्यू हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं और साथ ही साथ हम HCl और अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट रख देते हैं। तो 17 डिवाइडेड बाय 36.5 और फिर 1 अपॉन नियरली 2 आ जाता है, x अपॉन 200 माइनस x, और इस तरह से जब हम x को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 81.12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से x यानी HCl की विसरण की गति हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक न्यूमेरिकल के द्वारा कि किस तरह से पहले डिस्टेंस पता किया और उस डिस्टेंस को हमने विसरण की गति के प्रोपोर्शनल रखा है। तो ये जो था, ये वीडियो हमने दो लॉस के बारे में पढ़ा। दोनों लॉस के साथ गैस लॉस खत्म हुए। 5 लॉस हमने पढ़े: बायस लॉ, चार्ल्स लॉ, हैमिल्टन्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ और ग्राहम्स लॉ। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में गैस इक्वेशन।